नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। हम पढ़ेंगे पेपर फोर्थ, जो एक वैकल्पिक सब्जेक्ट है। हो सकता है किसी कॉलेज में अलग सब्जेक्ट हो, लेकिन जो मुझे मिल गया पेपर, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको यूज़फुल का है तो देखिए, वरना वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं। तो ये है इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार। तो ये रहा आपका सिलेबस। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। उस सिलेबस से कोई बहुत मतलब है भी नहीं, अब सिलेबस देखने का टाइम भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बार दिखाने की कोशिश की है। तो पेपर आपका है, पेपर हम सिलेबस पढ़ने के बाद बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं, है ना, 3 में सब पार्ट भी हैं, सब में 2-2 पार्ट है। मैं इसको एक ही पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि ये छोटी सी बुक है, तो इसको ईजिली हम कवर कर सकते हैं एक वीडियो में। तो उन वीडियो को आप देखिए। जिन लोगों ने देखा उन्होंने बेहद प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे आने वाले वीडियो पे प्यार देते रहेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों की मदद के लिए, उनको भी हेल्प मिल सके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली नई अपडेट मिलती रहे, ऐसी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो नवाचार आशय, अवधारणा, आवश्यकता तथा कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नवाचार का अर्थ आपको परिभाषित करना है, नवाचार की आवश्यकता व महत्व बतानी है, नवाचार से आप क्या समझते हैं, नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। तो नवाचार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, नव तथा आचार। यहाँ नव शब्द का मतलब होता है नवीनता, और फिर आचार शब्द का मतलब होता है आचरण या व्यवहार, मतलब जो हम नए तरीके से व्यवहार आचरण करते हैं उसे नवाचार कहते हैं। तृतीय यूनेस्को सम्मेलन 1971 के दस्तावेज में नवाचार शब्द की व्याख्या बड़े सरल शब्दों में की गई है। नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है, यह प्रक्रिया या तकनीक है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहार या तकनीकों के स्थान पर किया जाता है। देन हम आगे पढ़ेंगे। नवाचार की कुछ परिभाषाएं हैं। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है, वस्तु है और नवीन और वर्तमान स्वरूप को गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, ऐसा एच जी वार्नेट ने कहा था। फिर रोइस एम ने कहा, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में कर सकता है। उसके बाद फिर हम शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता महत्व जानेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंध में सहभागिता और सुशासन होता है। शिक्षा में प्रजातांत्रिक स्वतंत्रों का समावेश करना होता है। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होता है। निर्देशन तथा परामर्श पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम में नवीनता विषयों का समावेश किया जाता है। उसके बाद परीक्षा में नवीन तकनीकी ग्रेड प्रणाली आदि, विद्यालय में सुधार होता है। विद्यालय संस्थागत योजना होती है। मूल्य शिक्षा पर बल होता है। ईमेल होती है। मल्टीमीडिया प्रयोग होता है। मॉड्यूलर उपागम होता है। शैक्षिक दूरदर्शन होता है। सिस्टम्स अप्रोच होता है। सूक्ष्म शिक्षण होता है। दल शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इन सबको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जान सकते हैं। फिर शिक्षा में नवाचार की अवधारणा क्या होती है, जन शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। उसके बाद फिर दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रसार शिक्षा, भावक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मूल्य शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर सामाजिक परिवर्तन में नवाचार की भूमिका जो है, वो बर्नौट ने कहा है, नवाचार सामाजिक परिवर्तन का आधार है, मतलब अगर नवाचार है तो परिवर्तन अवश्य होता है। उसके बाद सामाजिक स्वीकृति क्या होती है, सामाजिक संरचना में नवाचार का क्या उपयोग है, सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप दिशा क्या है, फिर निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, इसके बारे में हम ने जाना। फिर शिक्षा में नवाचार की प्रवृत्तियाँ क्या होती, सभी के लिए शिक्षा, शिक्षा में क्षेत्र, विद्यालय प्रबंधन की सहभागिता, विद्यालय में सुधार, मूल्य शिक्षा पर बल, ईमेल, प्रौढ़ शिक्षा या साक्षरता। तो ये आपने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा। उसके बाद नवाचार में बाधाएं तथा शिक्षा की भूमिका जानेंगे। तो व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं होती है, नैतिकता होती है, आदतें होते हैं, संतुलन होता है। उसके बाद समूह की अधीनता होगी। फिर प्राथमिक प्रभाव होगा, सुरक्षा पलायन का भाव होगा, अपनी क्षमता पर अविश्वास, भविष्य की आशा, अज्ञान जनित सामाजिक की बाधाएं कुछ होती हैं। उसमें फिर पहला धार्मिक मूल्य एवं विश्वास आ जाएगा, मूल्य की लागत आ जाएगी, तीसरा प्रसारण या अनुमान लगाना आ जाएगा, फिर वैधता की समस्या, शोध कार्य करना या कठिन हो जाता है। फिर उसके बाद नवाचार की भूमिका जानेंगे। सामाजिक परिवर्तनों में सहायक होता है, कल्याणकारी राज की भावना होती है, तीर्थ आर्थिक विकास होता है, दैनिक जीवन व्यवहार होता है, सामाजिक जीवन होता है, रोजगार में साधनों की वृद्धि होता है, मूल्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा होती है, भारतीय समाज की वैज्ञानिक स्थिति होती है। फिर बाधाओं को दूर करने में भूमिका जो होती है, नवाचार की बाधाओं को दूर करने में अनुसंधान व विकास होता है, नया प्रयोग सृजनशीलता होती है, प्रबंध की गतिविधियाँ होती हैं। उसके बाद फिर कक्षा में नवाचार कर सकता है महत्व, शिक्षा में रंगमय, और फिर जिसे हम कहते हैं शिक्षा में रंगमंच प्रदान करना।
उसके बाद फिर थिएटर शिक्षा क्या होती है? शिक्षित करना होता है, एक तरीके से प्रशिक्षण देना होता है, मस्तिष्क चरित्र का विकास होता है, एक विशेष राज्य की व्यवस्था होती है। इस तरीके से हमने थिएटर शिक्षा को जाना। फिर शिक्षण पद्धति में नाटक का क्या रूप होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो शिक्षण एक सीखने की विधि है, समाज एक प्रक्रिया है, या एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर समुदाय परिवर्तनों को कैसे निपटते हैं और हम अपने अनुभव को अन्य लोगों में कैसे स्वीकृत करते हैं, यही एक शिक्षण पद्धति होती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? समस्याओं को निपटने में सकारात्मक तरीकों की खोज करना, संचार कौशल में वृद्धि, रचनात्मक का विकास, महत्वपूर्ण सोच तथा समस्याओं को सुलझाने की कोशिश को बढ़ावा देना, विचारों की खोज और मूल्यांकन करना, साक्षरता कौशल में सुधार करना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे रचनात्मक नाटक से आप क्या समझते हैं। इसमें भूमिका होती है, चरित्र निर्माण होता है, कहानी नाटकीय होता है, संवाद होता है, भावनाएं होती हैं, है ना। तो उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे और जानेंगे कैसे क्या होता है। फिर हम लघुत्तरी में आएंगे, तो इसमें शिक्षा में नाटक क्या होता है इसके बारे में आप जानते ही हैं। बच्चों को कैसे नाटक के माध्यम से सिखाया जाए। स्वयं बोध मतलब अपने ही आपको ज्ञान की प्राप्ति कराना। फिर अगला चैप्टर आता है सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे और संस्कृत को समझना। तो सबसे पहले आपका IEEP द्वारा भारत में आयोजित पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम में भारत में आयोजित गोष्ठियाँ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1981 दिल्ली में हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश बंधु ने किया था और इसमें 35 देशों ने भाग लिया था। इसमें पर्यावरण शिक्षा पर दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी हुआ था, है ना। अब नगरीय बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा की रूपरेखा। बच्चों के आसपास वातावरण को ज्ञान कराया जाए, जल का उचित प्रयोग कराया जाए, जलती बत्ती को ना छोड़ें, बच्चों को शराब या बुराई के प्रति जागरूक बनाना, खुले में शौच के लिए मना करना, धूम्रपान का उपयोग ना करें, कूड़े और कचरे को फैलाएं नहीं, बच्चों को जंगली एवं वन्य जीवों के महत्व को समझाया जाए, है ना, कि जंगली जीव हमारे लिए घातक तो होते हैं पर हमारे पर्यावरण को वो बचाने के लिए भी एक तरीके से कारगर होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है जंगली जीवों को बचाना। फिर 1975 में बेलग्रेड के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्य संगोष्ठी में पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए: जागरूकता, ज्ञान अभिवृद्धि, कौशल मूल्यांकन, सहभागिता। देन उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि वन संसाधन के उपयोग क्या होते हैं। प्रत्यक्ष उपयोग एवं लाभ, अप्रत्यक्ष उपयोग लाभ होता है। वन संसाधन विनाश के कारण वनों के धुंध कटाई, वनों में आग लगना, वनों के क्षेत्रफल में कमी, पर्यावरण असंतुलन, वन भूमि में कृषि में परिवर्तन, अतिचरण और फिर वनों को चारागाह में परिवर्तन, है ना। चारागाह भी ज़रूरी है हमारे लिए कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं चारागाह ज़रूरी नहीं है, लेकिन वन हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। फिर वन संसाधनों का संरक्षण, वनारोपण करना, वनों की कटाई पर रोक, वनों में आग लगने से बचाना और फिर उसके बाद परिवहन मार्गों का विकास करना, वानिकी विकास करना और फिर वन संरक्षण के प्रति लोगों को चेतना जागृत करना। अब बात आती है जल संसाधन एवं उसके संरक्षण पर निबंध। तो जल संसाधन पर निबंध आप आज लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको इतना टाइम ज़रूर दूंगा कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, है ना। कैसे जल वितरण करते हैं, जल संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, उसके लिए बांध से जलाशयों का निर्माण करेंगे, आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करेंगे, जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल संसाधन के प्रति जागरूकता लोगों के प्रति बनाएंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण जन चेतना अभियान है आपके लिए, ये आप पढ़ सकते हैं, पेपर में कर भी सकते हैं, पर इतने 26 है याद नहीं हो सकते। तो अभी आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जितना आपको याद है उतना पढ़िए मेरे हिसाब से। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे पूरा पढ़ना चाहिए तो मैं आपको टाइम दूंगा। देखिए मैंने काफ़ी टाइम रोक दिया इस पढ़ने पर, आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल सीखिए। फिर अब पर्यावरण दिवस और विश्व जल दिवस की बात करेंगे। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और फिर यह 1972 में स्टॉकहोल्म मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक आयोजित हुआ, तभी से 5 जून 1972 से हम यह मनाने लगे। उसके बाद विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। जल की गुणवत्ता तथा उपलब्धि पर निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। तो जल के संसाधनों और उसके प्रति अवेयर रहने के लिए हम जल दिवस मनाते हैं, है ना। पर्यावरण दिवस मनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? स्कूली बच्चों को पर्यावरण समस्याओं को अवगत कराना, स्कूल के बच्चों को पर्यावरण शिक्षा को उपलब्ध कराना, बच्चों के समाज के हित के लिए तैयार करना, पर्यावरण और विकास को जोड़ना, पर्यावरण समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार करना। फिर शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में नवाचार के बारे में बात करेंगे। तो शांति निकेतन पर निबंध आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। विद्या भवन उदयपुर पर संचित लेप, इसके उद्देश्य क्या होते हैं हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विद्या भवन की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने की थी और यह विद्या भवन जो था वो स्काउट आंदोलन के सिद्धांतों पर आधार था। इसके उद्देश्य है पर्यावरण कारणों संरक्षण को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रयोग अनुसंधान का संचालन और बढ़ावा देना, वयस्क साक्षरता और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना, खुले विचारों वाले दृष्टिकोण को विकसित करना, सभी जातियों के मूल्यों को बढ़ावा देना।
देन उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय में शिक्षा का बदलता हुआ रूप। तो आप वीडियो पॉज करके इसको देखिए, ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, शॉर्ट में बनाऊँगा ताकि आप आराम से जाके पेपर दीजिए। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना भी पढ़ेंगे तो आप इजीली पेपर अच्छे से करके आ सकते हैं। फिर समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी मतलब यही होता है विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाना और उनके लिए बेहतर कार्य करना। फिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या होती है? समावेशी शिक्षा के लिए एकीकरण संभव है, समावेशी शिक्षा द्वारा मानसिक विकास संभव, समावेशी शिक्षा कम खर्चीले से होती है, समावेशी शिक्षा सामाजिक चरित्र के एकीकरण को सुनिश्चित करती है, समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत होता है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षा, माता पिता का सहयोग प्राप्त करना, वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो हमने ये शिक्षा जानी, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ आपके कुछ आवश्यकताएं हैं कि क्यों हम समावेशी शिक्षा करनी चाहिए। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की शिक्षा प्रणाली, आर्थिक विकास में वृद्धि, भारतीय शिक्षा में नूतन आयाम, रोजगार अवसर में वृद्धि, जनसंख्या वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है, और फिर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए। फिर देखिए समावेशी शिक्षा में शांति निकेतन का आपको बताना है। तो शांति निकेतन को सबसे पहले गुरुदेव के पिता, गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ने प्रकृति की गोद में इसको स्थापित किया था, है ना, बालपुर ग्राम में। फिर गुरुदेव ने इसको उमड़ता हुआ रूप दिया और इसको सुचारू रूप से चलाया। तो इसके बारे में आप समावेशी शिक्षा क्या है पढ़ सकते हैं। फिर टैगोर की शिक्षा के अर्थ क्या है? शिक्षा वह सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा सूचना का ज्ञान प्रदान ही नहीं, वो जीवन के विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का पूर्ण विकास, नैतिक व आध्यात्मिक विकास, सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय का उद्देश्य, शैक्षिक विकास का उद्देश्य, बौद्धिक विकास। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा में नवाचार क्या होता है? नवाचार हमने आपको शुरुआत में पढ़ा दिया था कि नव मतलब होता है नया, और आचार मतलब होता है आचार व आचरण करना। फिर शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों का महत्व क्या होता है? परिवर्तन के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, अनेक समस्याओं का समाधान, मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकना, सांप्रदायिक संभावना को बढ़ावा देना। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे ये क्या था, एक क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। वनस्थली विद्यापीठ का महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये भी हमने पढ़ा है पिछले पेपरों में, आप याद करिए। वनस्थली को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर से वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा क्या होती है? शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, कला विषयक शिक्षा। उसके बाद फिर SNDT विश्वविद्यालय के उद्देश्य बताएंगे। महिलाओं की शिक्षा के लिए होता है प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं के लिए निर्मित उपयोगी पाठ्यक्रमों को निर्धारित करना और महिलाओं को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देना, है ना। उसके साथ ही फिर हम अगले चैप्टर 8 पे आएंगे। जन विद्या विज्ञान आंदोलन क्या होता है? जन विज्ञान आंदोलन के कुछ प्रमुख विषय हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लोगों के साथ संचार के माध्यम के रूप में कला का उपयोग। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर लोक आंदोलन में क्रियाकलापों की व्याख्या, विज्ञान और संचार, नीतिगत आलोचना, प्रौद्योगिकी विकास। और फिर उसके बाद विकास हस्तक्षेप होता है। अब होशंगवाद विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्या है ना, इसके उद्देश्य आप पढ़िए। गतिविधियाँ हम पढ़ा देते हैं आपको। परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, शिक्षक प्रशिक्षण होता है, शैक्षिक व प्रशासनिक ढांचा तैयार करना होता है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं होती है, छात्र अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, पाठ्यक्रम समूहीकरण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। फिर आपके कुछ जन विज्ञान आंदोलन है, जैसे तमिलनाडु विज्ञान मंच 1980 में स्टार्ट हुआ था, केरल साहित्य परिषद है ना, यह एक जन आंदोलन था और इसमें सामाजिक क्रांति के लिए विज्ञान नारा दिया गया और विज्ञान को मोटिवेट किया गया। उसके साथ फिर ट्रांसजेंडर शिक्षा में चुनौतियों क्या होती हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर को शामिल करना, गोपनीय रखना और फिर आदर्श व्यक्ति का अभाव। फिर उसके बाद अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में समानता के सूचक होते हैं, अवसरों की समानता होती है, प्रवेश में समानता, स्तर की समानता, परिणाम में समानता, प्रवेश के अवसरों की समानता और फिर सफलता के अवसरों की समानता। फिर सी हम जानेंगे व्यक्तित्व शिक्षा के अवसरों की समानता। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। तो सहकारी शिक्षा के आवश्यक तत्व होते हैं सकारात्मक अन्योन्य श्राव, व्यक्तिगत और समूह, पारस्परिक और छोटे समूह कौशल, और फिर आमने सामने बातचीत। उसके बाद समूह प्रक्रिया। फिर हम जानेंगे संरचनावाद सीखने की एक सक्रिय प्रक्रिया है, सभी ज्ञान व्यक्तित्व होते हैं, सीखना मन में विद्यमान होता है ना। तो आगे फिर हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को मन लगा कर देखिए और आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं उनके बारे में मुझसे पूछिए। और अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर होता है तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर हम आते हैं 11 चैप्टर पर, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विकास एवं नवाचारी कार्यक्रम
की योजनाएं आती हैं तो सकारात्मक परिवेश क्या होता है, मतलब एक तरीके से अच्छे आचार के द्वारा और फिर अच्छे विचारों के द्वारा अपने आप को सुदृढ़ बनाना, बच्चों के अनुचित व्यवहार में संबंधित कारणों को जानना, सज्जनतापूर्ण ढंग अनुशासन, दंडात्मक व्यवहार की जगह रचनात्मक व्यवहार का उपयोग करें, मानसिक विकास और आयु के अनुसार व्यवहार को समझाना, प्रयासों की प्रशंसा करके दूसरों के साथ तुलना ना करना, बच्चों के साथ उचित समय बिताना, धैर्य रखना। अब आंगनबाड़ी क्या होती है? आंगनबाड़ी एक ऐसा केंद्र है जो ग्रामीण, शहरी और जनजाति बहुल क्षेत्र में खोले गए हैं। इनका उद्देश्य होता है 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण के संदर्भ में औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और वो जाकर अपने आप को पढ़ाई में अव्वल बनाते हैं और आपकी जो आंगनबाड़ी महिलाएं होती, सेविकाएं होती हैं, वो आकर बच्चों को एक तरीके से अच्छे से तैयार करती हैं ताकि वो जाकर आगे वाली अपनी पढ़ाई जो होती है उन पे सुदृढ़ हो सके और उन पे एक अच्छा बेहतर प्रयास कर सके, है ना। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो उचित भोजन भी होता है, उचित जो मील होता है उसको भी दिया जाता है। फिर आंगनबाड़ी में दी जाने वाली सेवाएं क्या होती हैं? तो सेवाएं गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं पूरक पोषाहार परामर्श सेवाएं होती हैं। धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सेवा, इसमें भी पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, परामर्श। फिर 0 से 6 माह वाले बच्चों को देने वाली सेवाएं, 7 से 3 वर्ष को बच्चों को दी जाने वाली सेवाएं और फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष को बच्चों को दी जाने वाली सेवाएं। इस तरीके से कई कैटेगरी होती हैं। किसानों, किशोरी बालिकाओं को सेवाएं जो दी जाती हैं, समस्त महिलाओं को दी जाती हैं। फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होने वाली सुविधाएं, पोषाहार, वजन लेने वाली मशीन एवं ग्रोथ कार्ड, प्री स्कूल किट, खेल सामग्री, मेडिसिन किट, वर्तमान व्यवस्था होती है ना। उसके बाद फिर हम अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो स्वजागरूकता क्या होती है? मतलब अपने आप में अवेयर होना, स्वयं को जागृत करना। भावनाएं हम जानते ही हैं कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, निराशा, उल्लास, आश्चर्य, ग्लानि, संकोच, ये मतलब संवेग के तरीके से होती है। उत्तरादित्य व्यवहार मतलब कि सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना और फिर एक बेहतर व्यवहार करना। भले ही हमारी उससे ना बनती हो फिर भी हम उसके लिए एक बेहतर से बेहतर व्यवहार करेंगे और किसी को हम निराश नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर पन्ने पे इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी जिद है कि मुझे पूरा ही पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, और अगर जिद नहीं है तो मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपदा क्या होती है? आपदा प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं? आपदा मतलब कि प्राकृतिक या मानव निर्मित, मानव से बनी हुई कोई भी ऐसी बाधा आ जाए जिससे हमारे जीवन को खतरा बढ़ जाता है, उसे आपदा कहते हैं। तो आपदा से निपटने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं और उनको हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग आपदा रहित जरूर हो जाएंगे। फिर जीवन कौशल के 10 प्रमुख कौशल क्या होते हैं? प्रभावी स्वपरीक्षण होता है, विवेचनात्मक चिंतन होता है, स्वास्थ्य जागरूकता होती है, तनावों से जुड़ना होता है, तरह होते, निर्णय लेना होता है, सृजनात्मकता चिंतन होता है, अंतर्व्यक्तिक संबंध होते हैं, भावनाओं से जुड़ना होता है और समस्या समाधान होता है। फिर शिक्षा में प्रेरणादायक नवाचार आता है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम किंडरगार्टन विधि जानेंगे। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, और किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना 1904 में हुई थी। और किंडरगार्टन को जो किया था वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फ्रॉबेल ने किया था। हाँ बिल्कुल, फ्रॉबेल ने ही किया था। इन्होंने खेल का सिद्धांत दिया, स्व-विकास सिद्धांत दिया और फिर एकता का सिद्धांत दिया, स्व-क्रिया का सिद्धांत दिया, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 13 पर आएंगे। मुक्त शिक्षा प्रणाली मतलब ओपन शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो दूरस्थ शिक्षा का ही रूप होती है, जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से स्वतंत्र होती है। इसमें विश्वविद्यालय और विद्यालयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को नहीं मानती और ये एक तरीके से सभी कोर्स को कराने में एबल होती है। और जो एक तरीके से जॉब कर रहे हैं, जो ऐसे क्षेत्र से हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते बच्चे, तो वो जाकर मुक्त विश्वविद्यालय, खुली शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो खुली शिक्षा के बारे में हमने जाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली कुछ पढ़ना नहीं है, तो इसलिए हम अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं। फिर शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होती है? ई लर्निंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं इस पर बार बार जोर नहीं दूंगा क्योंकि ई लर्निंग आपको ये तिबारा या चौथी बार आ चुका है, तो ई लर्निंग आपने अच्छे से पढ़ा। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं है, आपको लगता है कि मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देखिए। अब हम जानेंगे ई मैगजीन क्या होती है। जैसे ई लर्निंग होता है वैसे ई मैगजीन मतलब आप बहुत अच्छे जानते हैं कि ऐसी बुक है जो गूगल या प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं या किसी ऐप के माध्यम से मिल जाती हैं, और वो पुस्तकें एक तरीके से बहुउद्देशीय होती हैं, स्वसुलभ होती है, सर्वकालिक सार्वभौमिक होती है, कम खर्चीली होती हैं। उनके द्वारा हम अपने ज्ञान को अर्जन करते हैं। यही आपकी ई मैगजीन कहलाती हैं। उसके बाद फिर रेडियो प्रसारण के उद्देश्य शैक्षिक तथा मानसिक विकास, लोकतांत्रिक भावना का विकास, और फिर चारित्रिक विकास, भावात्मक एकता का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। उसके बाद फिर इंटरनेट से क्या समझते हैं, अगर मुझे ये भी बताना पड़ जाए तो फिर बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इंटरनेट आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है।
इंटरनेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के बारे में अगर आपसे जितना भी पूछा जाए उतना ही कम है। तो फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, या एक ऐसे प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो दो से अधिक दूर बैठे व्यक्तियों में पर चर्चा होती है और फिर हम आपस में बातचीत करके अपने मसलों को सॉल्व करते हैं। इडूसेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इडूसेंट एक सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा हिंदी रूपांतरण शैक्षिक उपग्रह है जिसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो भैया हम आगे पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी युग में क्या तकनीकी होती है, क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में आप जानिए, बिल्कुल जानिए। उसके बाद फिर हमें लग रहा है लास्ट चैप्टर पे आ गए हम, चैप्टर 15 आभासी वास्तविकता क्या होती है। आभासी वास्तविकता मतलब कि एक या 3D इमेज है, इसमें निजी कंप्यूटर था अंतः क्रियात्मक रूप से खोजा जाता है और फिर इसमें हम कह सकते हैं कि हम एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं। और फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता हमारी धारणा बनाने वाली हर चीज़ को इंद्रियों के कारण होती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कंप्यूटर जनित जानकारी में अपनी हम समझ विकसित करते हैं और हमारी और अपनी वास्तविकता की धारणा अलग होगी। आभासी वास्तविकता के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो फुली इमर्सिव होती है, नॉन इमर्सिव होती है, कोलैबोरेटिव होती है, वेब बेस्ड होती है और फिर एज्यूम्ड रियलिटी होती है। उसके बाद फिर आभासी कक्षा क्या होती है, आभासी शिक्षा क्या होती है, आभासी विश्वविद्यालय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आभासी कक्षा में संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आभासी कक्षा में वेब आधारित वातावरण होता है जिसमें परंपरागत शिक्षण के आदि व्याख्यान सुनाना, प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक कार्यों, भागीदारी, प्रश्न पूछना, प्रतिपोषण आदि क्रिया होती है और फिर इसको हम अधिगम ऑनलाइन आदि शामिल होता है। तो सबसे पहले आपका विषय वस्तु होता है जिसमें अर्थपूर्ण अधिगम किया जाता है छात्र के द्वारा और शिक्षक इसमें मेन भूमिका अदा करता है और बीच में छात्र विषय वस्तु आता है, छात्र तथा शिक्षक आते हैं। तो आपका सिलेबस कवर हुआ। उसके बाद हम आते हैं पेपर पे, देखेंगे हमने कितनी तैयारी कर ली है भाई, हम क्या पेपर देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा में नवाचार क्या होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर शिक्षा कक्षा में अभिनव कक्षा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मान लो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, लीव करिए इसको। फिर सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए नाटक तकनीकी कितनी कारगर है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। समावेशी में शांति निकेतन मैंने कहा था, आपने कई बार पढ़ लिया है। शिक्षा में नवीन विधिक नवाचार प्रयोगों में ये भी कर सकते हैं आप। फिर सरकारी अधिगम की विधियाँ ये भी कर सकते हैं। किन्हीं 5 जीवन कौशलों का विस्तार कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर 3D अधिगम स्वायत्तता, ये टिप्पणियाँ हैं, इनको भी कर सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में नवीन तरीके क्या होते हैं, ये भी कर सकते हैं। मतलब आप 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, करने आपको 5 हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो 10 में 10 कर ले रहा है उसके लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। तो मित्रों हम फिर आपका ये सिलेबस ख़त्म हुआ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो के साथ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद मित्रों, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा।